बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जहाँ तक सोर्सेस की बात की जाए, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास मेन क्या है, 3 सोर्सेज हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज कोल, सेकंड वन इज पेट्रोलियम, और जो थर्ड वन हमारे पास लास्ट है वो है हमारे पास नेचुरल गैस। कोल हमारे पास प्लांट्स और एनिमल से बनता है जब हमारे पास एक प्लांट्स या लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स हो, वो भी ज़मीन के नीचे हो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी जब हमारे पास ज़मीन के नीचे डिके फॉसिल प्लांट्स या फॉसिल एनिमल्स के हज़ारों साल गुजर जाए तो इससे क्या होता है, इससे बन जाता है कोल। फर्स्ट यानी सपोज अगर हम एक केस ले लें, इन दैट केस सपोज हमारे पास हो वुड, तो पहले वुड जो होती है इसके अगर हमारे पास ज़मीन के नीचे वुड्स है तो इस पर बैक्टीरिया एक्शन करती है और इस साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। जब वुड पर हमारे पास बैक्टीरिया प्लस केमिकल रिएक्शन हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये वुड कन्वर्ट हो जाता है इनटू पीट। अब पीट हमारे पास क्या है, पीट हमारे पास प्रिकर्सर है कोल की, यानी इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास कोल बनता है बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब पीट पर हमारे पास हाई टेम्परेचर अप्लाई हो जाए और प्रेशर हमारे पास हाई हो जाए, इजीली ये जो वुड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोल बाय पासिंग थ्रू पीट। ये जो अगर सपोज ये वुड से पीट बन गया है तो ज़मीन के अंदर ज़मीन गर्म होती है, इसी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होती है और इस प्लांट्स के ऊपर ये जो ज़मीन का वज़न है, जो वेट है, इसकी वजह से इस पर प्रेशर हो जाता है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये पीट कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोल आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं जब वुड से कोल बनता है। अब कोल की हमारे पास डिफरेंट अक़साम है, यानी अगर टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास कोल की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। अब ये टाइप्स किस बेस पर है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें से किसमें कितना है। तो जो टाइप्स है उसमें हमारे पास है सब ब्यूटेमिनस कोल, दूसरा हमारे पास है ब्यूटेमिनस कोल, थर्ड हमारे पास है एंथ्रासाइड, इन द लास्ट वन है इन द थर्ड वन हमारे पास क्या है, एंथ्रासाइड। सब ब्यूटेमिनस कोल इन द लास्ट वन इज एंथ्रासाइड। सब ब्यूटेमिनस कोल में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होती है, फिर ब्यूटेमिनस कोल में उससे ज़्यादा होती है, और एंथ्रासाइड में हमारे पास कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ अप टू 91.5%। ये जो परसेंटेज है कि ये याद रखें कि एंथ्रासाइड में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होती है, 91.5%। अब ये था हमारे पास अबाउट कोल। अब जब पेट्रोलियम की बात की जाए, या जिसको नॉर्मली इसको हम पेट्रोल से कंपेयर कर सकते हैं कि पेट्रोल हमारे पास जितना इम्पोर्टेंट है उतना हमारे पास पेट्रोलियम भी इम्पोर्टेंट है। अब पेट्रोलियम मोड्स 2 वर्ड से बना है। ये जो पेट्रोलियम मोड्स है ये 2 लफ्ज़ों से बना है, एक हमारे पास है पेट्रा और दूसरा हमारे पास है ओलियम। पेट्रा का मतलब है राख एंड ओलियम का मतलब है आयल, यानी ये जो आयल है ये हम राख से अखज़ करते हैं। अब पेट्रोलियम का जो मतलब है रॉक आयल, ये हमारे पास अंडरग्राउंड जो ज़मीन में पोरस राख्स होते हैं ये इनके बीच होते हैं। और दूसरी बात, इसको पेट्रोलियम को हम एक दूसरा नाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिनरल आयल। दिस इज़ व्हाट, इसको हम मिनरल आयल भी कहते हैं। ये याद रखें कि पेट्रोलियम को हम मिनरल आयल कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम क्रूड आयल भी कहते हैं। ईटा बेस के लिए ये एक्स्ट्रा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर सम टाइम ये पेट्रोलियम हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए पेट्रोलियम को हम कहते हैं लिक्विड गोल्ड।
सो अगर ईटा में आ जाए कि लिक्विड गोल्ड हम किसी कहते हैं और ऑप्शन में गिवन हो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सो हम क्या मार्क करेंगे, हम मार्क करेंगे पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम हमारे पास क्या होता है, पेट्रोलियम हमारे पास होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मोस्टली हमारे पास इसमें अल्केन्स, साइक्लोअल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और ट्रेसेस में हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के ट्रेसेस भी इसमें होते हैं। द थर्ड वन जो सोर्स था हमारे पास, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या था, वो हमारे पास ऑर्गेनिक का है नेचुरल गैस, जिसमें मोस्टली हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर हमारे पास मीथेन होता है, इन मीथेन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसमें नेचुरल गैस जो है हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये भी कोल की तरह हमारे पास एनिमल मैटर जो होते हैं, जो डिके होते हैं, ये उससे बन जाता है। सो दीज आर फॉर्म फ्रॉम डिके ऑफ एनिमल्स, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब दो सेंस हैं हमारे पास। अगर स्ट्रिक्ट सेंस की बात की जाए, स्ट्रिक्ट सेंस, इन स्ट्रिक्ट सेंस पेट्रोलियम इंक्लूड्स ओनली क्रूड ऑयल। सो पेट्रोलियम हम किसे कहते हैं स्ट्रिक्ट सेंस में, इन स्ट्रिक्ट सेंस पेट्रोलियम हम कहते हैं क्रूड ऑयल को, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, क्रूड ऑयल आते हैं। बट इन कॉमन यूसेज इट इंक्लूड बोथ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। सो कॉमन यूसेज में हमारे पास क्या आता है, क्रूड ऑयल भी इसमें आता है, और साथ ही साथ हमारे पास नेचुरल गैस भी आता है। सो अगर ईटा में आ जाए कि पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें आती है, सो स्ट्रिक्ट सेंस में हमारे पास क्रूड ऑयल आती है पेट्रोलियम में, और कॉमन यूसेज में हमारे पास क्या है, क्रूड ऑयल प्लस नेचुरल गैस दोनों हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम में आती है। एंड दीज थ्री वर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, पार्शियल और टोटल सिंथेसिस। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। टोटल सिंथेसिस में हमारा रिएक्शन का जो एंड होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब एक कंपाउंड है, ए है, ये कन्वर्ट हो जाता है बी में, बी फिर कन्वर्ट हो जाता है सी में, और सी एट द एंड कन्वर्ट हो जाता है डी ए, और डी कन्वर्ट हो जाता है ई में। तो सो जो ये ई जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, इसको अकम्पलिश करने के लिए हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो इस प्रोडक्शन ऑफ ई को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। अब सब कभी कभार हमारा टारगेट ये सी होता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ सी, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। अब इसके अलावा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो ये थ्योरी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये याद रखें कि हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, इंसुलिन हमारे पास हार्मोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाडिग्रेडेबल पर थर्मोप्लास्टिक है, रेनिन एक एंजाइम है, और कीमोसेंसरी प्रोटीन हमारे पास क्या है। दीज आर प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोल इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कोल जो हमारे पास है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ये हमारे पास क्या है, सोर्सेज है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कोल से अखज़ करते हैं। अब जब कोल को हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, कोल ही ले लेते हैं। अब इस कोल को हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन के साथ हीट कर देते हैं, तो ये जल जाता है, हमारे पास एशेस बनते हैं, हीट बनते हैं, और इस तरह का और प्रोडक्ट मिलता है। अब अगर स्पेशल केस लिया जाए कोल को, और इस कोल को हम क्या करें, हीट कर लें, इस कोल को हम हीट कर लें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमारे पास कोई ऑक्सीजन या एयर नहीं हो, तो क्या हो जाता है, ये कोल जो है ये जलता नहीं है, ये कोल हमें दूसरे प्रोडक्ट देते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो याद रखें कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमारे पास क्या है,
व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सो इसको हम कहते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाए तो ये हमें बहुत से प्रोडक्ट देती है। जो हमारे पास मेनली इसमें क्या आता है, कोक आता है, कोक, कोल टार, कोल गैस एंड लास्ट वन इज एमोनियम लिक्विड। सो ये 4 जो है ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट्स है आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब इस पर जो ईटा में एमसीक्यूज आती है वो इस तरह आती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो इन 4 में से 3 गिवन होंगे और क्या होगा कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर आपको कहा हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोल और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो इन चारों में से 3 ऑप्शन गिवन होंगी और एक ऐसा चीज एक्स्ट्रा गिवन होगा जो हमारे पास कोल का प्रोडक्ट नहीं होगा बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। साथ ही साथ ये लिखा होगा कि कोक, कोल टार, कोल गैस और एमोनियम लिक्विड्स आर डैश ऑफ कोल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल बाय मींस वे, यानी आपको कहा होगा कि ब्लैंक में ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन गिवन होगी। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसमें आती होगी इसके साथ सब्लिमेशन, हीटिंग और इस तरह के टॉपिक्स देते हैं। सो याद रखें कि बाय मींस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये कोल जो है ये हम कन्वर्ट करते हैं टू कोक, कोल टार, कोल गैस एंड एमोनियम लिक्विड। अब हर एक की एक या दो प्रॉपर्टीज हम लोगों को याद रखनी होंगी कि कोक क्या करता है, कोल टार क्या करता है और एमोनियम लिक्विड क्या करता है। सो अगर हमारे पास कोल हो, अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर ले तो हमारे पास 4 चीज़ें आती है, कोक, कोल टार, कोल गैस, एमोनियम लिक्विड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोक। सो कोक हमारे पास फ्यूल है जो हम होम्स और फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, बट स्पेशली इंडस्ट्री में इज रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। जब हम ओर्स हासिल कर रहे थे फ्रॉम हाई माउंटेन्स और इस ओर में हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब हम इस कोक को क्या करते हैं, इज यूज़ करते हैं इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ कोल कि ये हम यूज़ करते हैं इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो अगर आपको एमसीक्यूज में गिवन हो कि हम गिवन में से कौन सा चीज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ करते हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस, एमोनियम लिक्विड। सो हमारे पास कोक एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। दूसरा हमारे पास है कोल टार जो मेनली हमारे पास रोड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट कोल इज कोल टार जो हमारे पास एक मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए तो ये हमें क्या होता है, तो इससे हमें अगर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए तो इससे हम कंपाउंड्स हासिल कर देते हैं और वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ में यूज़ होता है। यानी ये कोल टार हमारे पास बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है जिसमें हमारे पास सोप है, फैट्स है, डाइज है और इसके साथ साथ ऑलरेडी हमने बात की कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर कोल टार की जाए तो इससे हम बहुत ज़्यादा कंपाउंड अखज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास मेनली आता है बेंजीन एंड टालिन। अब ये बेंजीन और टालिन अगर हम देखें तो इसके हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है और इन रिएक्शन की बिना पर हम बहुत कुछ बना सकते हैं। सो जितना बेंजीन और टालिन इम्पॉर्टेंट है इस तरह ये बेंजीन और टालिन हम किस चीज़ से, कोल टार से बनाते हैं बाय मींस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो ये याद रखें कि बाय मींस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बिना पर हम कोल टार से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं लाइक बेंजीन, टालिन, ज़ाइलिन, पिनोल एंड क्रिसोल। अब अदर जो 3rd नंबर जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, वो है एमोनियम लिक्विड। ये एमोनियम लिक्विड भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बाकी की तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोर से अखज़ होता है। अब मेनली एमोनियम लिक्विड हमारे पास किस चीज़ में यूज़ होता है, ये मेनली हम यूज़ करते हैं इन फर्टिलाइजर्स। अब लास्ट वन हमारे पास है कोल गैस। सो कोल गैस बर्निंग में यूज़ होता है और इसको हम एक दूसरा नाम है इसका, इसको हम कहते हैं टाउन गैस। अगर ईटा में आ जाए कि कोल गैस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट,
सो टाउन गैस तो ऑलरेडी हमें याद होता है, बट वो ऑप्शन इस तरह देते हैं कि दे कंफ्यूज अस। लाइक वो आपको कहेंगे कि कोल गैस इज आल्सो कॉल्ड होम गैस, या कोल गैस इज आल्सो कॉल्ड सिटी गैस, या कोल गैस इज आल्सो कॉल्ड टाउन गैस। सो याद रखें कि कोल गैस इज आल्सो कॉल्ड टाउन गैस। अब हमने इससे पीछे बात की कि हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, और हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस है। सो कोल है हमारे पास, दूसरा हमारे पास पेट्रोलियम है, एंड थर्ड वाज हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस, और ये हमारे पास सोर्सेज थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस कोल को हम समटाइम्स कन्वर्ट करते हैं इनटू दिस, इस कोल को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू समटाइम्स इनटू पेट्रोलियम, और इसको हम कहते हैं पिस्चर ट्रॉप्स प्रोसेस। सो याद रखिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं। सो कोल टू पेट्रोलियम कन्वर्जन को हम जो प्रोसेस गए वो हमारे पास है पिस्चर ट्रॉप्स प्रोसेस। या आपको कहा होगा कि पिस्चर ट्रॉप्स प्रोसेस से हम क्या करते हैं, कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं, पेट्रोलियम को कोल में, या कोल को नेचुरल गैस में, नेचुरल को कोल गैस में। सो याद रखिए कि जब हम कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पिस्चर ट्रॉप्स। अब हमारे पास कोल का जो फार्मूला है हमारे पास, वो हमारे पास है 2n + 1 × H2। ये रिएक्शन करते हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनता है CnH2n+2, जो हमारे पास अल्केन है, प्लस वाटर। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ पिस्चर ट्रॉप्स प्रोसेस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन, जो हमारे पास मेनली इन दिस केस क्या है, अल्केन है। सो द कन्वर्जन ऑफ CO in alkane in the presence of hydrogen involve hydrogenesis of CO and the formation of CC bond। यानी यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था, ये कार्बन बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर ये दूसरे कार्बन से अटैच हो जाता है और ये ऑक्सीजन इससे रिमूव हो जाता है। सो अगर पिस्चर ट्रॉप्स प्रोसेस में आपको कहे कि कौन से बॉन्ड टूटते हैं और कौन से बॉन्ड बन जाते हैं, सो याद रखें कि पिस्चर ट्रॉप्स प्रोसेस में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट जाते हैं जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाते हैं। एंड दिस इज द प्रोसेस बाय विच कोल इज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। अब इसके लिए जो टेम्परेचर है इस रिएक्शन के लिए, यानी ये जो पिस्चर ट्रॉप्स रिएक्शन था, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल या ऑप्टिमम टेम्परेचर है विच इज़ हमारे पास क्या है 150 to 300 डिग्री C। सो जिस तरह ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह इस टॉपिक के साथ ये टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।